हेलो एंड वेलकम बैक टू सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एमपीएससी एई के। तो देखो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 61। The domestic sewage of a town was tested for total solid and following results were obtained। देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि जो डोमेस्टिक सीवेज है उसको हमने टेस्ट किया, किसके लिए? टोटल सॉलिड के लिए। बताऊंगा अभी टोटल सॉलिड क्या होते हैं, डिजोल्व सॉलिड क्या होते हैं, कैसे इनको हम मेजर करते हैं, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ सैंपल ऑफ सीवेज, जो हमने डोमेस्टिक सीवेज लिया था उसका वेट कितना है? 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉलिड आफ्टर इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, मतलब जब हमने लिक्विड को इवापोरेट कर दिया उसके बाद जो वेट बचा सॉलिड का वो बचा है दोस्तों 0.952 ग्राम। वेट ऑफ रेजिड्यू आफ्टर इग्निशन यह है आपका 0.516 ग्राम। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पे दोस्तों हम निकालेंगे सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजोल्व सॉलिड। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने निकालना है। तो देखो ये हमारा दोस्तों टोटल वेट ऑफ सीवेज सैंपल है 1000 ग्राम। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों टोटल सॉलिड भी होंगे। टोटल सॉलिड में दोस्तों दो चीज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगा डिजोल्व सॉलिड जो उसमें घुला हुआ होता है दोस्तों, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें दोस्तों डिजोल्व होते हैं, और एक दोस्तों तैरते हुए होते हैं, एक तैरते हुए होते हैं। तो ये दो सॉलिड आ जाएंगे टोटल सॉलिड में और यही प्रेजेंट होगा आपका सीवेज में। तो जो आप 1000 ग्राम देख रहे हैं, 1000 ग्राम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें दोस्तों वाटर है, ठीक है, प्लस इसमें दोस्तों टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड। अब मैं जैसे ही इसको इवापोरेट करता हूँ, इवापोरेट करने पर क्या होगा दोस्तों? इवापोरेट करने पर वाटर इससे इवापोरेट हो जाएगा और क्या बचेगा? टोटल सॉलिड बचेगा, जो कि हमको दिया है 0.952 ग्राम। ठीक है, टोटल सॉलिड दोस्तों हमारे पास बच चुके हैं 0.952 ग्राम। अब हमने क्या करना है दोस्तों? अब हमने जो भी ये टोटल सॉलिड बचा है इसको फिर से हीट करना है, और हीट करने के बाद क्या होगा? हीट करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो रेजिड्यू बचेगा दोस्तों, ये बचेगा दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड। ये क्या होगा? सस्पेंडेड सॉलिड। इसका मतलब क्या है? इसमें से डिजोल्व सॉलिड दोस्तों फिर से इवापोरेट हो चुका है। अब जो बचा है वो बचा है सस्पेंडेड सॉलिड। तो अगर आपसे सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में बात की जाए तो हो जाएगा 0.516, और अगर आपसे डिजोल्व सॉलिड पूछा जाए तो देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल सॉलिड ये है और डिजोल्व सॉलिड ये है, सॉरी सस्पेंडेड सॉलिड ये है। तो दोनों में से इसको, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.436 ग्राम। अब देखो पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब है, देखो यहाँ पे है 1 लीटर सीवेज हमने लिया है और उसमें 0.5952 ग्राम टोटल सॉलिड। जब हम इसको पीपीएम में बदलेंगे तो 10⁶ से हमने मल्टीप्लाई करना होगा और हमारे पास दोस्तों आंसर आएगा सस्पेंडेड सॉलिड 516 ppm एंड डिजोल्व सॉलिड 436 ppm। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 61।
आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा है दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो देखो जो पोल्यूटेंट होते हैं ये प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या? देखो ये गाड़ी है, तो गाड़ी का जो धुआं है ये भी क्या कॉज करता है? एयर पोल्यूशन कॉज करता है, कॉज एयर पोल्यूशन। अब देखो यहां पर सोर्स क्या है दोस्तों इस एयर पोल्यूशन का? ये दोस्तों गाड़ी का धुआं है, ये गाड़ी का धुआं है। तो यहां पे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या हो जाएंगे? जो डायरेक्ट सोर्स से दोस्तों एमिट होते हैं, जो डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं, उनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी क्या हो जाएंगे? ये दोस्तों प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आपस में मिलके एक दूसरा एयर पोल्यूटेंट क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी के एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका ओजोन। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है सभी के एग्जाम्पल्स, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, लेट मी प्लेस दिस, यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो जैसे कि दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हम ऐसे लिखेंगे CO। ठीक है, मोनो का मतलब इसमें ऑक्साइड कैसी है? सिंगल है। ठीक है, लेड मतलब Pb। नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हो जाएगा। ग्राउंड लेवल ओजोन ये भी आपकी क्या हो जाएगी? प्राइमरी। पार्टिकल पोल्यूशन ऑफन रेफर टू एज ए पर्टिकुलर मैटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हो जाएगा। एंड सल्फर ऑक्साइड, देखो जहाँ पे भी डाई लगेगा वे सेकेंडरी होंगे। जहाँ पे दोस्तों डाई नहीं लग रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन में ये क्या है? NO, ये क्या है दोस्तों? SO, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? प्राइमरी। अब देखो सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में जैसे कि दोस्तों ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन अलग होती है और ये ओजोन अलग है दोस्तों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये भी किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स का। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा। पैरोक्साइल नाइट्रेट, पैरोक्साइल नाइट्रेट दोस्तों जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पैन, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 है एन यूनिट ऑपरेशन इन विच ए सॉलिड और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इज intimately mixed with a liquid for the purpose of transferring certain component to the liquid। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? देखो इसमें क्या दिया है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर में दोस्तों क्या है? लिक्विड है प्लस कुछ सॉलिड पार्टिकल है। अब इनको मिक्स किया गया है दोस्तों। अब मिक्स करने से क्या होगा दोस्तों? इसमें कुछ कंपोनेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे दोस्तों। ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है? कुछ कंपोनेंट दोस्तों सेटल हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, देखो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों जब भी सेडिमेंटेशन कराते हैं यही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, यही प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें धीरे धीरे जो सॉलिड पार्टिकल है वे बॉटम में बैठने लगते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इल्यूट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। केमिकल कंडीशन ये अलग है। स्लज थिकनिंग ये हम सीवेज में पढ़ते हैं, कंप्रेस करते हैं सीवेज के वॉल्यूम को। ठीक है, और डीवाटरिंग ऑफ स्लज मतलब इसमें स्लज में से जो भी मॉइस्चर है उसको निकालते हैं। तो ये प्रोसेस अलग है, बट इल्यूट्रेशन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64।
लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। इन केस ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल इन ए रिवर, टू मिनिमम डिजोल ऑक्सीजन लेवल अकर्स इन द जोन ऑफ टू। आई थिंक ये एरर है, चलो इसको मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, जो हम वेस्ट वाटर डिस्पोजल करते हैं, ठीक है भाई, हम ट्रीट करने के बाद उसको डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज किस में करते हैं? रिवर में करते हैं, ठीक है। यही सबसे अच्छा तरीका है रिवर में, क्योंकि रिवर में सेल्फ उसकी प्यूरिफिकेशन जो पावर होती है रिवर की वो बहुत ज़्यादा होती है। अपने आप ही दोस्तों ये क्या करता है? प्यूरिफाई करता रहता है। तो यहाँ पर दो मिनिमम लेवल होते हैं ऑक्सीजन के, तो उनके बीच के लेवल को क्या बोलते हैं दोस्तों, या उनके बीच के जोन को क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ बताना है, उसमें समझेंगे। देखो दोस्तों ये ग्राफ है, इधर दिया है दोस्तों डिजोल ऑक्सीजन। अगर किसी को ये नहीं पता डिजोल ऑक्सीजन क्या होती है तो मैं नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों। कैसे डिजोल ऑक्सीजन कम होती है तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सैचुरेशन डीओ का लेवल ये है। सैचुरेशन डीओ क्या होती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी स्टोर्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इन ए लिक्विड या इन ए वाटर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन डीओ, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे दोस्तों अलग अलग वैल्यू होता है, ये पूछा जाता है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है 40% ऑफ डीओ, जो इसका मैक्सिमम डीओ है उसका 40% डीओ की लाइन दी है ये। और यहाँ पे हमने इनको इस टाइप से डिवाइड किया है, इस टाइप से डिवाइड किया है दोस्तों। तो सबसे पहले इस जोन को हम क्या बोलते हैं? इस जोन को बोलते हैं दोस्तों क्लियर वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर वाटर होगा। अब आप बोलेंगे कैसे भाई, मज़ा नहीं आ रहा है, चलिए समझते हैं। देखो ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये हमारा दोस्तों पॉइंट ऑफ डिस्पोजल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसमें सीवेज को यहाँ पे एंटर कराया है, यहाँ पे दोस्तों मैंने डिस्पोज कराया। अब जैसे ही सीवेज यहाँ पे डिस्पोज होगा तो उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं वे एकदम से काम पे नहीं लगेंगे। उनका काम क्या है? उनका काम है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना, ठीक है। जैसे जैसे ये दोस्तों डाउन स्ट्रीम की साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे दोस्तों बैक्टीरिया क्या करेंगे? काम करना चालू करेंगे, मतलब कि ये डिस्पोज करने लगेंगे मैटर को। तो इस पॉइंट पर दोस्तों कोई भी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है, ठीक है। इसलिए बोले दोस्तों यहाँ पे क्लीन वाटर होता है रिवर का इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं जो डीओ है वो घटने लगती है, मतलब कि जो इसमें डिजोल ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे घटने लगेगी इससे आगे चल के, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके दोस्तों ये बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। फिर धीरे धीरे ये उठेगी। क्यों उठेगी? क्योंकि अब जो ऑर्गेनिक मैटर है प्रेजेंट इन सीवेज वो दोस्तों बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो अब उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और एक ऐसा लिमिट आएगा दोस्तों, या एक ऐसा सेक्शन आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर टोटल जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरी तरह से दोस्तों मतलब ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, और वहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन की जो डिफिशेंसी है वो नहीं होगी। तो ये सभी जोन हमने बांटे हुए हैं। तो इसमें जो ये वाला जोन है इसको बोल रहे हैं दोस्तों हम जोन ऑफ डिग्रेडेशन, इस वाले जोन को। उसके बाद आता है दोस्तों जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। इस जोन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं और बहुत ही तेज़ी से दोस्तों, ध्यान देना, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे सबसे तेज़ी से काम करते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर धीरे 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 धीरे
ये एरोबिक बैक्टीरिया का क्या करते हैं दोस्तों, ये कन्वर्ट होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया में। तो चलिए यहाँ पे सभी लेवल को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। इट इज फाउंड अप टू सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम of the point at which sewage is discharged into the river. In this stage या in this zone algae dies but the fish survives। मतलब इस वाले जोन में, एक तो जोन ये है, ये तो क्लीन वाटर का जोन है। इस जोन में दोस्तों एल्गी क्या करती है, एल्गी डाई हो जाती है, मर जाती हैं, बट फिश अभी भी सर्वाइव कर रही है क्योंकि जो डीओ है वो 4% से नीचे नहीं गया। ठीक है, अगर 4% से डीओ नीचे चला जाएगा तभी जाके फिश यहाँ पे मर जाएंगे। बट एल्गी क्यों डाई करती है दोस्तों, क्योंकि एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। उसके लिए उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि यहाँ पे नहीं मिल पाती है। वाटर बिकम डार्क एंड टर्बिड। देखो जैसे जैसे दोस्तों ऑक्सीडेशन होता रहता है, भाई आपने देखा होगा प्योर वाटर क्लीन होता है, वाटर क्लीन होता है, बट जैसे जैसे ये टर्बिड होता जाता है वैसे वैसे ये डार्क होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीडेशन के बाद जो भी इसमें रेजिड्यू बचता है, भाई ऑक्सीडेशन होगा तो रेजिड्यू बचेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यही कलर कोज करता है डार्क। ठीक है, बात करेंगे सेकंड है दोस्तों जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको डिटेल में बता रहा हूं। इट इज ए जोन ऑफ हैवी पोल्यूशन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हैवी पोल्यूशन होता है, वाटर बिकम्स डार्कर देन जोन ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, जो जोन ऑफ डिग्रेडेशन में वाटर का कलर था उससे भी डार्क हो जाता है। डीओ में इवन फॉल टू जीरो, मतलब ये जीरो तक चली जा सकती है दोस्तों। डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल जीरो तक चला जाता है। फिश बिल्कुल मर जाती है इस जोन में। एट अपर एंड्स एनएरोबिक बैक्टीरिया विल रिप्लेस एरोबिक बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया ना, इसके अपर एंड पर एरोबिक बैक्टीरिया पूरी तरह से काम कर चुके हैं। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एनएरोबिक बैक्टीरिया में। इसलिए वहां पे दोस्तों जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं। एनएरोबिक कंडीशन सेट इन दिस set in and thus gases like CH4, H2S, CO2 will be evolved and ugly scum form on the surface. At the end of this zone, DO concentration will reach up to 40% of the saturation DO. देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है जैसे ही एनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे काम करेंगे तो ये क्या बनाते हैं दोस्तों, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जब गैसेस प्रोड्यूस करेंगे तो कौन सी गैसेस निकलेंगी, CH4, H2S, CO2। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब स्मेल है, गंध है जो, वो कहाँ पे आएगी आपको, वो आएगी जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन के तुरंत बाद। ठीक है, फिर आता है दोस्तों जोन ऑफ रिकवरी। जोन ऑफ रिकवरी में बीओडी फॉल करती है, मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या करती है दोस्तों, ये फॉल करती है। फिर ऑर्गेनिक मैटर विल प्रोड्यूस नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, डीओ कंटेंट राइज अबाउ 40%। तो ये सब चीज़ हम इसमें देख चुके हैं। वो होती है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये दोस्तों फर्स्ट है, ये सेकंड जोन है, ये आपका थर्ड जोन है, और इसके बाद ये फिर से ऑक्सीजन मैक्सिमम डिजोल्व ऑक्सीजन के बराबर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, गर्मी बहुत है बट कोई नहीं। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की। सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज इफेक्टिव व्हेन वाटर इज, ये देखो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जेई में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है जो हम सेडिमेंटेशन करते हैं, तो सेडिमेंटेशन करने के लिए हम एक कोएगुलेंट का यूज करते हैं, जिससे कि दोस्तों जो भी टिनी पार्टिकल्स होते हैं
डिजोल्व पार्टिकल होते हैं वे भी नीचे बैठने लगते हैं। ठीक है, ये जो जेटा पोटेंशियल को कम करते हैं। तो यहां पे बोला है कि कब ऐसा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है, तो ये होता है दोस्तों जब उसमें एल्कलिनिटी प्रेजेंट होती है। क्योंकि देखो अगर हम एलम यूज करेंगे तो एलम क्या करती है, CO2 प्रोड्यूस करती है प्लस H प्लस आयन देती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, जिससे एसिडिटी कोज होती है। अब एसिडिटी कोज होगी दोस्तों तो क्या होगा, इसका पीएच गिरता चला जाएगा और एलम वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एलम की जो पीएच रेंज है वो है दोस्तों वर्किंग पीएच रेंज 6.5 से लेकर 8.5। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। यहाँ पे लिखा है एलम रिक्वायर एल्कलिनिटी इन वाटर, ये तो हमको पता है। नॉर्मल डोज कितनी होती है दोस्तों, 10 to 30 mg पर लीटर। पीएच रेंज कितनी होती है, 6.5 to 8.5। एलम ऑल्सो रिड्यूस टेस्ट, ऑडोर एंड कलर। ये दोस्तों टेस्ट, ऑडोर और कलर को भी मतलब रिड्यूस कर सकता है पानी में से। अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट डिपेंड्स अपॉन टर्बिडिटी एंड कलर। अब ये क्या है, देखो टर्बिडिटी कौन कॉज करता है दोस्तों, सस्पेंडेड मैटर। ठीक है, अब देखो अगर सस्पेंडेड मैटर ही नहीं होंगे उसमें तो जो फ्लोक बनेगा, एलम फ्लोक बनाती है, एलम फ्लोक बनाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, इस फ्लोक में इतनी पावर होती है कि जो टीनी पार्टिकल होते हैं इस पे चिपक जाते हैं और वो बैठते हैं दोस्तों। अब अगर सस्पेंडेड मैटर ही नहीं होगा तो ये कैसे दोस्तों इसको सपोर्ट कर पाएगा, सस्पेंडेड मैटर ही इस फ्लोक को सपोर्ट कर बनने में मदद करता है दोस्तों और सपोर्ट करता है और इसको लेके नीचे बैठता है। ठीक है, इसको लेके नीचे बैठता है, तो इसके लिए दोस्तों टर्बिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट डिपेंड, कितना अमाउंट चाहिएगा कोएगुलेंट का, ये डिपेंड करता है टर्बिडिटी पर। अगर कम है तो जो ज़्यादा कोएगुलेंट लगेगा और अगर ज़्यादा है तो कम कोएगुलेंट लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। देखो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हैं। ए रेक्टेंगुलर बीम 300 mm deep is simply supported over a span of 4 meter and having moment of inertia I equal to 225 into 10 to the power 6 mm की 4. Beam is loaded with 2 kilonewton per meter uniformly distributed load. The section modulus of the beam is, देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम दिया है। रेक्टेंगुलर बीम का मतलब क्या है, उसका सेक्शन रेक्टेंगुलर है दोस्तों, सेक्शन क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, जिसका डेप्थ दिया है 300, ये वाला डेप्थ दिया है 300 mm। ठीक है, और इसका जो स्पान है सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस टाइप से इसका स्पान है 4 मीटर। हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका आई दोस्तों दिया है 225 इंटू 10 टू द पावर 6 mm की 4। बीम पे जो लोडिंग लगी है दोस्तों ये यूडीएल है। किस रेट की लोडिंग है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन लोडिंग लगी है। अब आपने बताना है सेक्शन मॉडुलस कितना होगा। तो देखो सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, ये होता है दोस्तों I/Y, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए बताते हैं एक बार सही से क्या होता है सेक्शन मॉडुलस। देखो ये बीम का सेक्शन है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है और ये दोस्तों इसका डेप्थ कितना है, 300 mm। तो जो हम y लेंगे दोस्तों न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर। ठीक है, यहां पे हम z निकालते हैं I/Y, y मैक्स। ठीक है, अब ये y मैक्स कहाँ पे होगी दोस्तों, यहाँ पे आके होगी, मतलब इतना, ये होगी दोस्तों 300/2 पे। ठीक है, मतलब z इक्वल टू 300, ये क्या i कितना है, i है 225 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 150। जब इसको डिवाइड करेंगे, लेट मी सोल्व दिस,
यहाँ पे तो लाइट भी नहीं आ रही है, कोई नहीं। 225 इंटू 10⁻6, गलत मत हो जाना बस, 150। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1.5 इंटू 10⁻6। आप भी करके देखना इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 67 है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन होलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस टो इज इक्वल टू। अब देखो अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, u इक्वल टू होता है हाफ टॉर्क इंटू थीटा। जब इसको सोल्व करते हैं, देखो टॉर्क, टी मतलब टॉर्क और थीटा मतलब यहाँ पे दोस्तों एंगल होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो हम जो निकालते हैं दोस्तों, ये निकालते हैं टो मैक्स स्क्वायर अपॉन 4g, और अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो टो एवरेज स्क्वायर अपॉन 2g इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा लेना, यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने होलो शाफ्ट में बताना है, होलो शाफ्ट में बताना है तो जो वॉल्यूम होगा ये चेंज हो जाएगा। होलो शाफ्ट में वॉल्यूम जो होगा दोस्तों ये चेंज हो जाएगा, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा आपका टो स्क्वायर अपॉन 4c कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन में डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। A cantilever truss is loaded as shown in the figure. The force in the member AB is given by। देखो ये एक आपको ट्रस दी है जो कि कैंटिलीवर ट्रस है। पहला पॉइंट कैंटिलीवर ट्रस के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, ये इनडिटर्मिनेट ट्रस होती है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट ट्रस मतलब इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। आप निकाल के देखना, इसमें दोस्तों ये आपकी आएगी इनडिटर्मिनेट ट्रस। सिंपल एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। दूसरा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक मेथड ऑफ जॉइंट, एक होता है दोस्तों मेथड ऑफ सेक्शन। अब अगर मैं इन सभी मेथड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँ तो 2 से 3 घंटे निकल जाएंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा कि किसी भी मेंबर में कैसे आप फोर्स रिजोल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे एंगल दिए होते तो हम मेथड ऑफ जॉइंट लगा लेते, इसमें निकालते, इसमें निकालते, इसमें निकालते और फिर फाइनली इसमें निकाल लेते। बट हमको ना तो एंगल दिए हैं और इतना काम कौन करेगा, तो हम दोस्तों मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे। और दोस्तों इस टाइप से इस ई पॉइंट पे हम क्या लेंगे दोस्तों, मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू जी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ई इक्वल टू 0, क्योंकि सभी पॉइंट क्या होते हैं, सभी पॉइंट किसी भी ट्रस के हिंज होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे दोस्तों ये वाली इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। ये वाली जब इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है ए बी में, इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो हम रख सकते हैं दोस्तों एफ ए बी इंटू 4। अब देखो ये कैसे मोमेंट कोज करेगा दोस्तों, ये मोमेंट करेगा, देखो पहले इसकी बात करते हैं। ये मोमेंट कोज कर रहा है ऐसे, ये मोमेंट कोज कर रहा है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज ये दोनों कर रहे हैं और ये करेगा दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स अगर मैं इस साइड से ले रहा हूँ एफ ए बी, ठीक है, ये मैं जॉइंट मान रहा हूँ और इस साइड से मैं फोर्स ले रहा हूँ एफ ए बी, तो ये कैसा कोज करेगा, ये करेगा दोस्तों इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों इधर आ जाएंगे W। अब देखो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये दोस्तों ये हो जाएगी 6 का हाफ मतलब 3, प्लस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 6 + 3 9, तो 9W, ये हो जाएगा 12। तो एफ ए बी आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 3W। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको W कर लेना है, ये किलोमीटर नहीं है,
चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। ये वाला क्वेश्चन कभी भी जेईई में नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया है दोस्तों, इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम टोटल पुल टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन विद यूजुअल नोटेशन। अब देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये कहाँ पे है, ये दोस्तों पॉइंट लोड में, यूनिट पॉइंट लोड में, यह है आपका अब इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है। चलो छोड़ो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, आप याद कर लेना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समेशन पी के एल अपॉन ए ई अपॉन में समेशन के स्क्वायर एल अपॉन ए ई प्लस एल नोट अपॉन ए ई। ऐसे आप अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जेई का पार्ट नहीं है, जेई में कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, A simply supported beam of span 4 meter is carrying a uniformly distributed load of 2 kilonewton per meter over the entire span. Find the maximum slope and the deflection of beam. Take EI of the beam as 80 into 10 to the power 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है और उसमें दोस्तों उसका स्पान कितना है, 4 मीटर है। यूनिफॉर्मली मतलब यूडीएल कितना है दोस्तों, ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, पूरे स्पान पे लगा है। अब आपने बताना है इसमें मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू। जब आपको पता है दोस्तों EI कितना है, 80 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहली बात तो आपको मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to UDL। तो ये है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पे दोस्तों UDL लगा है, ठीक है, और UDL कितना लगा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। अब देखो इसका स्पान कितना दिया है, इसका स्पान दिया है आपको 4 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों EI दिया है 80 इंटू 10 टू की पावर 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे सारा खेल किसका है, यूनिट का है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगा दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मतलब कि एंड ऑफ बीम पर दोस्तों स्लोप 0 नहीं होगा, ये होगा आपका थीटा, यहाँ पे भी आपका थीटा। सिमेट्रिकल बीम है तो दोनों साइड आपके थीटा सेम होंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, थीटा मैक्स इक्वल टू WL³ अपॉन 24 EI, ठीक है, 24 EI। अब देखो यहाँ पे W क्या है, UDL है, कितना दिया है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों L को मैं मीटर में नहीं रखूँगा, L को मैं mm में रखूँगा, क्योंकि मेरे पास जो यूनिट है वो mm में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400,000 क्यूब, ठीक है, 4000 क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 10 टू की पावर 9। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 80 इंटू 10 टू की पावर 9, 1.1
चेक, हाँ ये गलत कर दिया है, 1000 लेना था मैंने, 400 ले लिया। 18 × 10⁹ तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास इंटू 2, हाँ अपॉन 24 भी करना होगा यहाँ पे, 24 भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ रहा है दोस्तों हमारे पास 0.067 रेडियन। ध्यान देना है, रेडियन में आता है। अब देखो, अब निकालेंगे हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डेल मैक्स। इसका वैल्यू आपको पता होगा 5/384 WL4/EI, ये होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एक्सेंटर। अब देखो यहाँ पे W UDL रखा जाएगा, 5/384, ये तो सेम हो जाएगा। W हो जाएगा 2, L हो जाएगा हमारा 4000 की पावर 4 अपॉन में EI हो जाएगा 18 × 10⁹ इसको सोल्व करने पे आएगा दोस्तों हमारा 5 × 2 × 10 4000 की पावर 4 अपॉन में 384 × 80 × 10⁹ 83.33, ठीक है, किस में आएगा, mm में आएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका स्लोप दिस। एंड चलिए ऊपर वाला ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऊपर वाला ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फिर से देखते हैं दोस्तों, डेल मैक्स इक्वल टू 5/384 इंटू 2 × 4000 की पावर 4 अपॉन EI 80 × 10⁹ तो ये होगा हमारा 5 × 2 × 4000 पावर 4 अपॉन में 384 × 80 × 10⁹ 83.33 mm। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, जबकि इसमें आना चाहिए था 0.067 रेडियन। चलिए फिर से करते हैं एम मैक्स को, थीटा मैक्स को फिर से करते हैं। ये होगा WL3/24 EI, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 4000 पावर 3 अपॉन 24 × 80 × 10⁹ तो आई थिंक मुझे ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, दोनों बिल्कुल अलग आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बस इसको क्या कर लेना, 0.067 रेडियन कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। देखो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है ऑन इंडियन रेलवेज द फॉलोइंग लेंथ ऑफ रेल इज अडोप्टेड फॉर द ब्रॉड गेज। देखो हमारे पास 3 टाइप के गेज होते हैं, एक ब्रॉड गेज होता है, एक मैट्रिक गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, ठीक है। जो ब्रॉड गेज होता है उसमें आपको लेंथ बतानी है रेल की। रेल क्या होती है दोस्तों, रेल होती है जो लोहे की बनी हुई एक पटरी होती है, उसको बोलते हैं रेल, ठीक है। कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की, ठीक है। तो इसका आपने लेंथ बताना है इन केस ऑफ दोस्तों ब्रॉड गेज। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी उतना लंबा क्या बना देंगे, एक रेल बना देंगे। जितना मर्जी उतना लंबा आप रेल नहीं बना सकते। इसके लिए भी दोस्तों लिमिट यहाँ पे रखी गई है। जैसे कि दोस्तों ब्रॉड गेज में हम कितना रखते हैं, 13 मीटर एक लेंथ की, एक रेल की लेंथ रख सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों मैट्रिक गेज में कितना रखते हैं। मैट्रिक गेज में रखते हैं दोस्तों 11.8 मीटर और नैरो गेज में रखते हैं 11.8 मीटर। इन दोनों में सेम रखते हैं, जबकि ब्रॉड गेज में रखते हैं 12.8 मीटर, मतलब 13 मीटर। तो अप्रोक्स ये हो जाएगा 12 मीटर, ये हो जाएगा अप्रोक्स 12 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये 2 रेल है, एक रेल ये जा रही है पैरेलल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इन केस ऑफ ब्रॉड गेज वो कितनी होगी,
1.676 मीटर होगी। इन केस ऑफ मेट्रिक गेज यही डिस्टेंस आपकी 1 मीटर हो जाएगी, और इन केस ऑफ नैरो गेज यही हो जाएगी दोस्तों 0.762 मीटर। देखो दोस्तों, जो नैरो गेज है ये हम हिली एरियाज में चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हिली एरिया है वहाँ पे दोस्तों स्पेस बहुत कम मिलता है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे छोटी पटरी बनाते हैं, जिससे कि स्पेस कम यूज हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द फॉलोइंग मेथड मे नॉट बी यूजफुल टू करेक्ट द क्रीप। देखो, पहली बात तो क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। मतलब रेल क्या करती है दोस्तों, जब इस पे ट्रेन चलती है तो ये एंड हैच के ये खिसक जाते हैं, ये आगे खिसक देते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं क्रीप, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। अब इसको बचाने के लिए हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, तो आपने बताना है इनमें से कौन सी टेक्निक हम यूज नहीं करते। तो देखो, अप्लाई एंटी क्रीप कोटिंग, तो ये हम यूज नहीं करते हैं। जबकि पुलिंग बैक रेल, पीछे खींच देते हैं रेल को, ठीक है। यूज ऑफ क्रीप एंकर, मतलब इसको जकड़ देते हैं, ठीक है। इंक्रीज द स्लीपर डेंसिटी, जो इसके नीचे स्लीपर रखे होते हैं दोस्तों उनकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से क्रीप को अवॉइड कर सकते हैं इन केस ऑफ रेलवे। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की। Whenever reverse curve are necessary, a long straight portion between two reverse curve provided should have a minimum length। देखो, पहली बात तो जो रिवर्स कर्व होते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप के होते हैं, रिवर्स कर्व कुछ इस टाइप के होते हैं, मैंने ये कर्व आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। इनके जो सेंटर होते हैं वे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको कहाँ पे यूज करते हैं, इनको मोस्टली हम रेलवे में यूज करते हैं। हाईवे में दोस्तों हम इनको अवॉइड करके चलते हैं, ठीक है। हाईवे में हम इनको अवॉइड करके चलते हैं। आपने देखा होगा रेलवे में कुछ इस टाइप के हिली एरियाज में ट्रैक बने होते हैं, हिली एरियाज में। तो आपने बताना है कि जो कर्व है, दो कर्व के बीच में कितना स्ट्रेट पोर्शन हम रखेंगे, कितना स्ट्रेट पोर्शन हम रखेंगे। भाई ऐसा तो नहीं बना सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही चल रही है सांप की तरह, ठीक है। फिर तो ट्रेन या जो भी वाहन किसी भी ट्रैक पे चलेगा वो पलट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बना सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए कुछ लेंथ में हम स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो कितना प्रोवाइड कराते हैं, ये कराते हैं दोस्तों 36 मीटर। चलिए अब आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 74। एज पर द रूल विद वन लोकोमोटिव द फॉलोइंग ग्रेडियंट्स आर रिकमेंडेड इन प्लेन। देखो, प्लेन में आपने बताना है कि लोकोमोटिव के लिए कौन सा ग्रेडियंट यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बात करूँ दोस्तों रूलिंग ग्रेडियंट की, रूलिंग ग्रेडियंट जिसको हम डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो ये होता है 1/150 to 1/200 इन केस ऑफ प्लेन। और जबकि दोस्तों इन केस ऑफ हिली में इसको हम थोड़ा सा कम रखते हैं, 1/, मतलब ज़्यादा रखते हैं। ये तो कम है दोस्तों, और ये है ज़्यादा आपका, ठीक है। बताऊंगा कैसे, 2 1/150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसमें कुछ हम देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों हिली में आपका कितना होता है, 1/100 to 1/150, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा क्यों है, देखो मैंने आपको अभी बताया 1/150 और 1/100 में हम कंपैरिजन करते हैं कौन सा ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों एक वर्टिकल और 150 हॉरिजॉन्टल। 150 हमने हॉरिजॉन्टल चला, तब हम एक वर्टिकल चलेंगे, जो भी आपका स्लोप आएगा या ग्रेडियंट आएगा उसको बोलेंगे दोस्तों 1/150, ठीक है। वहीं पे दोस्तों इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेंथ को 100 चल रहा हूँ और तब 1 चल रहा हूँ,
अब जो स्लोप आएगा वो आएगा आपका 1/100। तो देखो ये ज़्यादा स्टीप है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना कम स्टीप होगा, उतना आपका फ्लैटर होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन रेलवे ट्रैक इज 1/400। इससे ज़्यादा का हम ग्रेडियंट किसी भी रेलवे ट्रैक में प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की। द रिडक्शन इन ग्रेडियंट्स एट कर्व इज नोन एज ग्रेड कंपनसेशन। In India, following value of grade compensation have been allowed for broad gauge track। देखो पहली बात तो हम ग्रेड कंपनसेशन क्यों करते हैं, जिससे कि दोस्तों जो ट्रैक्टिव फोर्स है उसका लॉस ना हो। आपको पता होगा, मैंने आपको हाईवे में पढ़ा रखा है कि ट्रैक्टिव फोर्स का लॉस कैसे होता है। एक तो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, एक वर्टिकल कर्व होता है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ट्रैक्टिव फोर्स का लॉस ज़्यादा होता है। अब मैं हॉरिजॉन्टल कर्व को तो नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेडियंट को चेंज कर रहा हूँ, मतलब कि ग्रेड को कंपनसेट करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंट गेज ट्रैक के लिए डिफरेंट वैल्यू दी है इन केस ऑफ रेलवे। जैसे कि दोस्तों ब्रॉड गेज की बात करें तो ये हो जाएगा 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। पर डिग्री ऑफ कर्व पर कितना हम ग्रेड कंपनसेशन करेंगे, 0.04%। वहीं पे दोस्तों मीडियम गेज में 0.03% एंड नैरो गेज में 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व। तो ये भी आपने 2 पॉइंट भी ध्यान रखने। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। हमने इसमें 15 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।